जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम एक बहुत ही खास विषय का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है गंगा नदी तंत्र। उम्मीदवारों के लिए ये जो टॉपिक है ना, ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा आपने। हमारा आज का लक्ष्य है कि हम स्क्रीन पर दी गई हर एक स्लाइड का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करें। मतलब एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं जी। इस पर हेडिंग दी गई है गंगा नदी तंत्र, भारत की जीवन रेखा। मेरा एक सवाल है, हम सिर्फ नदी क्यों नहीं कह रहे, यहाँ नदी तंत्र क्यों लिखा है? देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी अंतर है। जब हम नदी कहते हैं तो मतलब सिर्फ मुख्य धारा, लेकिन नदी तंत्र या रिवर सिस्टम का मतलब है मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियों का पूरा जाल। अच्छा, तो ये पूरा नेटवर्क है। हाँ बिल्कुल। और इसे जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत को पानी, सिंचाई और आजीविका देती है। हाँ, सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। इसकी हेडिंग है गंगा नदी का परिचय। जी इसमें पहला बुलेट पॉइंट है कि ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट देखिए, ये धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है। हाँ, और तीसरा पॉइंट बताता है कि ये मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। सही। अब जो चौथा पॉइंट है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि जल में बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण कीड़े नहीं पड़ते। बैक्टीरियोफेज मतलब अगर मैं इसे एक प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर कहूं तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सही होगा? ये वायरस हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, जिससे पानी खराब नहीं होता। और इसके नीचे एक एग्जाम पॉइंट भी दिया है। वर्ष 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। छात्रों को ये तारीख बिल्कुल याद रखनी चाहिए। परीक्षा के नजरिए से ये अति महत्वपूर्ण है। और इसे याद रखने के लिए नीचे एक ट्रिक भी दी है, गंगा बराबर भारत की जीवन रेखा। बिल्कुल। चलिए अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। हेडिंग है कुल लंबाई और जल ग्रहण। जी। पहला पॉइंट है नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरा है भारत में प्रवाह क्षेत्र लगभग 2525 किलोमीटर, जो बेसिन का मुख्य भाग है। और तीसरा पॉइंट है कि बेसिन का क्षेत्रफल 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई 2525 किलोमीटर है, पर यह बेसिन का क्षेत्रफल 8 लाख से ज्यादा कैसे हो गया? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। देखिए, लंबाई तो एक सीधी रेखा हो गई, पर बेसिन का मतलब है वो पूरा का पूरा इलाका जहां का बारिश का पानी बहकर इस नदी में आता है। और चौथा पॉइंट देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद ये पद्मा नाम से प्रवाहित होती है। हाँ, और इसमें एग्जाम पॉइंट है कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिस पर देश की 40% से अधिक आबादी निर्भर है। बिल्कुल। उम्मीदवारों को ये पद्मा नाम वाली बात अच्छे से रट लेनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं का बहुत पसंदीदा सवाल है। सही कहा। अब हम उद्गम की बात करते हैं। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है उद्गम स्थल और प्रयाग। पहला पॉइंट है कि यह गंगोत्री ग्लेशियर जो गोमुख उत्तराखंड में है, वहां से उद्गम होता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा इसमें आकर मिलती है। अच्छा, तो अक्सर लोग जो सोचते हैं कि गंगा सीधे गंगोत्री से गंगा के रूप में ही निकलती है, तकनीकी रूप से वो गलत धारणा है। अच्छा। इसीलिए तो एग्जाम पॉइंट में स्पष्ट लिखा है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ही ये वास्तविक रूप से गंगा कहलाती है। अरे वाह। और नीचे ट्रिक भी दी है, B+A=G। बिल्कुल, मतलब B से भागीरथी, A से अलकनंदा, दोनों मिली तो बन गई G से गंगा। छात्रों को ये ट्रिक हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत ही शानदार तरीका है ये। चलिए अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है प्रवाह क्षेत्र डैश ऊपरी भाग। पहला पॉइंट, उत्तराखंड डैश देवप्रयाग से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये पहाड़ों से मैदानी इलाके में आने का जो भौगोलिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। हरिद्वार में आते ही नदी शांत और चौड़ी हो जाती है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश, जहां गंगा का सबसे लंबा प्रवाह क्षेत्र है। प्रमुख शहर हैं कानपुर, प्रयागराज। और एग्जाम पॉइंट देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यूपी की परीक्षाओं के लिए ये बिजनौर और सबसे लंबे प्रवाह क्षेत्र वाले पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं।
हेडिंग है प्रवाहक क्षेत्र मध्य भाग। जी। इसमें पहला पॉइंट है बिहार। नदी चौसा या बक्सर से राज्य में प्रवेश करती है। और प्रमुख शहर है पटना और भागलपुर। फिर लिखा है झारखंड, गंगा का सबसे कम प्रवाहक क्षेत्र। और इसका एग्जाम पॉइंट बहुत जरूरी है। पटना में गंगा सबसे अधिक चौड़ी होती है और झारखंड में ये केवल एक जिले साहिबगंज को स्पर्श करती है। पटना में इतना चौड़ा होने का क्या कारण है? क्योंकि वहां समतल भूमि है और घाघरा, गंडक, सोन जैसी बड़ी सहायक नदियां आकर अपना पानी गंगा में मिला देती है। अच्छा, और ये जो झारखंड का साहिबगंज वाला पॉइंट है, ये तो एकदम ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है प्रवाह क्षेत्र डैश निचला भाग। पहला पॉइंट, पश्चिम बंगाल डैश ये नदी का अंतिम भारतीय राज्य है। और दूसरा पॉइंट देखिए, फरक्का बैराज के पास गंगा 2 शाखाओं में विभाजित होती है। पहला, मुख्य धारा पद्मा बनकर बांग्लादेश में जाती है और दूसरी धारा हुगली बनकर दक्षिण की ओर बहती है। और इसका एग्जाम पॉइंट है कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसे बंगाल का शोक कहलाने वाली दामोदर नदी आकर मिलती है। ये बंगाल का शोक क्यों? क्योंकि दामोदर नदी में पहले भयंकर बाढ़ आती थी, जिससे बहुत तबाही मचती थी, इसीलिए इसे शोक कहा जाता था। समझ गया। अब हम सहायक नदियों पर आते हैं। अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है बाईं या उत्तर सहायक नदियां। पहला पॉइंट है रामगंगा, जो गंगा की पहली प्रमुख सहायक नदी है और कन्नौज में संगम करती है। दूसरा है घाघरा, जो जल आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी है। और तीसरा है गंडक और कोसी, जिनका नेपाल हिमालय से उद्गम होता है। ये बाईं ओर का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, अगर आप नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ से, यानी हिमालय की तरफ से जो नदियां आ रही हैं वो बाईं सहायक नदियां हैं। और ये जलायतन का मतलब है कि घाघरा सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है ना? बिल्कुल, पानी की मात्रा में वो सबसे बड़ी है। और एग्जाम पॉइंट देखिए, गोमती एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदानी भाग यानी पीलीभीत से होता है। अरे वाह। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये मैदानी उद्गम वाली बात तो परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। चलिए, अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है दाईं या दक्षिण सहायक नदियां। पहला पॉइंट, यमुना डैश प्रयागराज में संगम, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। दूसरा पॉइंट, सोन नदी डैश अमरकंटक से निकलकर पटना के पास संगम। और तीसरा, टोन्स या तमसा नदी। और एग्जाम पॉइंट कहता है कि ये नदियां हिमालय से नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। चंबल, बेतवा और केन सीधे गंगा में नहीं बल्कि यमुना में मिलती हैं। अक्सर छात्र चंबल और बेतवा को सीधे गंगा की सहायक नदी मान लेते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि छात्रों को लगता है सारी नदियां गंगा में ही जा रही हैं, पर चंबल, बेतवा और केन पहले यमुना में मिलती हैं। ये उप सहायक नदियां हैं। अब हम स्लाइड 10 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है सहायक नदियां डैश एक नजर में। ये एक टेबल है, मैं इसे पढ़ता हूं। नदी, दिशा या तट और संगम स्थल। पहला है रामगंगा, बाईं दिशा से कन्नौज। और यमुना आती है दाईं दिशा से प्रयागराज में। फिर है गोमती, बाईं दिशा से गाजीपुर। घाघरा है बाईं दिशा से छपरा। सोन नदी दाईं दिशा से पटना। यमुना और सोन को छोड़कर प्रमुख नदियां बाईं ओर से आती हैं। परीक्षा से ठीक पहले ये टेबल कैसे काम आएगी? ये टेबल और ये ट्रिक ना रिवीजन के लिए एकदम कारगर हैं। जी। बस दिमाग में बिठा लें कि दाईं ओर से मुख्य रूप से यमुना और सोन ही आ रही हैं, बाकी सब बाईं हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब हम स्लाइड 11 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है प्रमुख बांध एवं बैराज। पहला पॉइंट, टिहरी बांध डैश भागीरथी नदी पर, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा है भीमगोड़ा बैराज डैश हरिद्वार, जो ऊपरी गंगा नहर को जलापूर्ति करता है। और तीसरा है फरक्का बैराज डैश पश्चिम बंगाल। एग्जाम पॉइंट है कि फरक्का बैराज का निर्माण गंगा के जल को हुगली नदी में मोड़ने और कोलकाता बंदरगाह को गाद या सिल्ट से बचाने के लिए किया गया था। ये बांध और बैराज में क्या तकनीकी अंतर होता है? देखिए, बांध का काम होता है पानी को रोकना और जमा करना, जबकि बैराज का काम होता है पानी के बहाव को मोड़ना। अब हम स्लाइड 12 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है अंतिम बिंदु और डेल्टा। बांग्लादेश में गंगा, जिसे पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना कहते हैं, उनका संगम होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये सम्मिलित जलधारा अंततः मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इसका एग्जाम पॉइंट है कि सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। पर ये जो नाम बदलने का जटिल गणित है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। इसे बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। गंगा बनी पद्मा, ब्रह्मपुत्रा बनी जमुना, पद्मा और जमुना मिली, फिर उसमें एक और नदी मिली, मेघना, और बस आखिर में पूरी धारा का नाम मेघना हो गया। अच्छा, और फिर ये समुद्र में जाकर मैंग्रोव वाला विशाल डेल्टा बना देती है। एकदम सही। और ये मैंग्रोव वन तूफानों से बचाते हैं और पारिस्थितिकी के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक। अब हम स्लाइड 13 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है पारिस्थितिकी और संरक्षण। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय जलीय जीव डैश गंगा डॉल्फिन। इनकी जनसंख्या दोगुनी होकर 6327 से ज्यादा हुई है। और दूसरा पॉइंट है कि भारत के सतही जल का 1/3 हिस्सा इसी बेसिन में है। एग्जाम पॉइंट कहता है नमामि गंगे योजना जो 2014 में आई थी, वो गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने का एकीकृत मिशन है। और ट्रिक है गंगा बराबर कृषि प्लस संस्कृति प्लस पारिस्थितिकी। बिल्कुल। ये गंगा डॉल्फिन को इंडिकेटर स्पीशीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। अगर इनकी संख्या बढ़ रही है तो ये साफ संकेत है कि पानी की गुणवत्ता सुधर रही है। और इसका श्रेय नमामि गंगे योजना को जाता है। जी, ये करंट अफेयर्स और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत अहम है। और जो ट्रिक है वो दिखाती है कि कैसे खेती, आस्था और पर्यावरण तीनों गंगा से जुड़े हैं। बहुत ही बढ़िया। अब हम स्लाइड 14 देख रहे हैं। जी। हेडिंग है निष्कर्ष। पहला पॉइंट, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, भारत की जीवन रेखा है। दूसरा, ये देश की आर्थिक और सांस्कृतिक बैकबोन या रीढ़ है। और तीसरा पॉइंट है, इसका संरक्षण और शुद्धता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और आखिरी कोटेशन है, अविरल गंगा निर्मल गंगा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति तीनों इस नदी से गहराई से जुड़े हैं। ये पूरी यात्रा का एक बहुत ही सुंदर सारांश है। आज हमने इस विशाल तंत्र को समझा, हर एक स्लाइड की बारीकी को डिकोड किया। जलवायु परिवर्तन और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों का अगले 50 सालों में इस प्रवाह पर क्या असर होगा? देश की जो 40% आबादी इस पर निर्भर है, उसका भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर जागरूक नागरिक को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।